करें, बस अपना जो है आप काम करते रहे, रोज रिवीजन डेली बेस पर करते रहे। ठीक है सर, इस बात का पूरा पूरा वादा है कि कहीं पर भी आपको बोरियत फील नहीं होगी, ऐसा नहीं लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं, सब चीजें क्लियर समझ में आएंगी और हम लोग बहुत मजे के साथ अपना सिलेबस पूरा करेंगे। आज टॉपिक का नाम है जर्नल। लिखेंगे जरा इसके अंदर, जर्नल is the first book in which a transaction is recorded for the very first time. Full stop. Hence, it is also called as Book of Original Entry. Book of Original Entry. Full stop. Journal can be substituted by subsidiary books. SUBSIDIARY. Journal can be substituted by subsidiary books, which will be discussed later. Which will be discussed later. Following are the golden rules for journal entry purpose. Journal entry purpose. पहले लिख लेंगे जो मैं लिखवा रहा हूं, फिर मैं आपको समझा करके चलूंगा सारी चीजें। नंबर 1, डेबिट व्हाट कम्स इन। सर ये तो सब सर हमने सब पढ़ रखा है सर 11th में सर, तो आप लोग चिंता ना करें, मैं तो आपसे यही कह रहा हूं कि भले ही आपने 11th में क्यों ना पढ़ रखा हो, हम तो अपनी स्किल इंप्रूव कर रहे हैं ताकि आगे के एडवांस चैप्टर्स को हम लोग जो है और अच्छे से पढ़ सके। तो अगर किसी को ये फील हो ये सब हमने पढ़ रखा है तो चिंता ना करें, हम आपको और इम्प्रूव कराएंगे और आपको पता चलेगा कि हाँ थ्योरी कराने की जरूरत क्यों थी जब हम प्रैक्टिकल चैप्टर्स पे पहुंचेंगे। डेबिट द रिसीवर, मैं आपको बिल्कुल फ्रेश कंसर्न करके चल रहा हूं, दैट यू आर एज फ्रेश। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नंबर 3, debit all expenses and losses, comma, credit all incomes and gains. एक बार नोट कर लेंगे, कोई शब्द आपको समझ नहीं आ रहा है कोई वर्ड पूछ लेंगे मुझसे, नोट हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अनिकेत नम। डन सर। बहुत बढ़िया अनिकेत। नमन जब आप भी लिख लें तो बता दीजिएगा कि सर लिख लिया है। डन सर। वेरी गुड फ्रेंड्स। चलिए, हर टॉपिक में मैं बीच बीच में हर मोमेंट पर कुछ बात समझाने के बाद आपसे पूछता रहूंगा कि आपको ये समझ में आया या नहीं, और अपनी कनेक्टिविटी आप टाइम टू टाइम मुझे दर्ज कराते रहें। ये इसीलिए है क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस को हम सक्सेसफुल बना रहे हैं और बना भी चुके हैं अभी तक। ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा आपको कि ऑनलाइन क्लासेस और फेस टू फेस में कोई ज्यादा डिफरेंस आपको नजर आए। पूरे तरीके से सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है सर, लिखेंगे आगे मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। एनी एक्टिविटी
which affects the business financially, whether in positive terms or in negative terms, comma, is called a transaction. Full stop. The end results of transactions are called events. EVENTS. EVENTS, events. एक थंब रूल लिखेंगे जरा, थंब रूल। सर ये थंब रूल क्या बला है, जरा बताओ तो सही। देखिए फ्रेंड्स, थंब रूल का मतलब हो गया हमारे पास कि यूनिवर्सल ट्रूथ, जिन चीजों को हम कहते हैं अकाउंट्स के अंदर कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं जिन्हें हमें मान करके ही चलना है। जैसे आपको छोटे बच्चे थे, फर्स्ट क्लास के अंदर पढ़ाया जाता था सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। बिल्कुल इसी तरीके से अकाउंट्स के अंदर भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक थंब रूल है, जो कि ये है, अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ owner and accounting is done from the point of view of business and not from the point of view of owner. Not from the point of view of owner. सर इसका क्या मतलब हुआ, जरा समझाओ हमें। जब भी हम आगे के चैप्टर्स में अकाउंटिंग की कुछ भी बात कर रहे होंगे तो आप अपने आप को बिजनेस के एंगल से सोचकर चलेंगे। आप ये सोचेंगे कि बिजनेस के साथ क्या हो रहा है, बिजनेस में क्या हो रहा है। सर बिजनेस का क्या मतलब होता है? बिजनेस का एक सिंपल सा मतलब होता है, जब कोई भी इंडिविजुअल अकेला बंदा या कुछ लोग मिल करके, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो चाहे वो कंपनी हो, जब कोई अकेला बंदा या कुछ लोग मिल करके कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जहां से वो पैसा कमाने की, अर्निंग्स की उम्मीद रखते हैं, तो वो चीज बिजनेस बन जाती है माय डियर फ्रेंड्स। और बिजनेस में क्या एक्टिविटी हो रही है, बिजनेस के साथ क्या हो रहा है, ये आपको समझ करके चलना है, रिकॉर्ड करके चलना है, ना कि ओनर के साथ क्या हो रहा है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। यानी कि सर अगर बिजनेस के अंदर कोई फर्नीचर खरीदा गया, मान लीजिए मैंने एक बिजनेस खोला बच्चों को पढ़ाने का, मैंने ट्यूशन क्लासेस खोली, बिजनेस है क्योंकि मैं कुछ एक्टिविटी कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि मुझे कुछ अर्निंग्स हो, कुछ प्रॉफिट्स। तो मैंने कोई बिजनेस खोला, मैंने एक टेबल खरीदी जिस पर मैं अभी अपना लैपटॉप रख करके आपको पढ़ा भी रहा हूँ। ये फर्नीचर मैंने बिजनेस के लिए खरीदा, अच्छा सर ठीक है। और एक मैंने फर्नीचर सोफा सेट अपने घर के लिए भी खरीदा, मुझे घर पर भी रिक्वायरमेंट है फर्नीचर की। आपको पता है ना, कभी कभी खुद भी आराम की जरूरत पड़ती है, यार रिश्तेदार भी आ जाते हैं, तो फर्नीचर तो होना ही चाहिए घर में। हाँ सर, दोनों जगह पर रिक्वायरमेंट होती है। आपको ये नहीं देखना है कि ओनर जो है, बिजनेस का मालिक जो है, वो अपने घर का फर्नीचर खरीद के लाया है या नहीं, आप इस बात से कंसर्न नहीं है। आपको ये देखना है बिजनेस के लिए खरीद कर लाया है, तो इस ट्रांजैक्शन की आप जर्नल एंट्री करके चलेंगे। बिजनेस के लिए अगर कुछ एक्टिविटी हुई है तो उसकी जर्नल एंट्री करेंगे,
घर के लिए अगर कोई मालिक ने, ओनर ने अपने लिए कोई एक्टिविटी करी है तो उसकी जर्नल एंट्री हम लोग नहीं करके चलेंगे। तो ये थंब रूल यही कहता है कि बिजनेस के साथ क्या हो रहा है इस बात पर ध्यान दें, मालिक के साथ क्या हो रहा है इस बात पर ध्यान नहीं दें। मैं आने वाली क्लासेस में आपको ये प्रूव करवाऊंगा और आप देखिएगा कि आप कहीं ना कहीं पर 100% गलती कर रहे हो। आप अपने आप को ओनर मान लोगे, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री कर रहे होगे और गलती कर रहे होगे। इसीलिए आज पहली क्लास के अंदर ही मैं आपको साफ साफ शब्दों में वार्निंग देना चाहता हूं कि इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि आप मालिक हैं। जी नहीं, आपको एक बिजनेस के एंगल से सोचना है कि बिजनेस के साथ क्या हो रहा है। सर बिजनेस कैसे माने हम अपने आप को? बिजनेस तो नॉन लिविंग थिंग है और हम तो लिविंग पर्सन्स हैं। देखिए अकाउंट्स के अंदर बिजनेस को एक लिविंग पर्सन ही माना जाता है। लिविंग पर्सन का मतलब है हम ये बोलते हैं कि बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा, बिजनेस ने फर्नीचर बेचा। हालांकि बिजनेस खरीद बेच थोड़ी ना कर सकता है, वो चल फिर थोड़ी ना सकता है ह्यूमंस की तरह, हमारी आपकी तरह। फिर भी हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि हाँ बिजनेस चल फिर सकता है, बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है और बिजनेस परचेज सेल वगैरह वगैरह काम कर सकता है। तो जहां पर भी मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं आपके साथ कि बिजनेस ने खरीदा, बिजनेस ने बेचा, तो प्रैक्टिकली सोचोगे तो बिजनेस के बिहाफ पर मालिक ही सामान खरीदता है, मालिक ही कोई भी सामान बेचता है। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि बिजनेस ने खरीदा, बिजनेस ने बेचा, क्योंकि अकाउंटिंग हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करके चलनी होती है। तो आगे लिखेंगे नोट। नोट any transaction will be recorded, any transaction will be recorded as if we are the business। हम बिजनेस हैं ऐसा मान करके हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे एंड नॉट दी ओनर, अपने आप को ओनर की जगह नहीं रखेंगे। प्रैक्टिकली comma owner does, practically owner does all the transactions on behalf of business, owner does all the transactions on behalf of business। practically owner सारी ट्रांजैक्शन करता है बिजनेस के बिहाफ पर हम मानेंगे बिजनेस ही करके चल रहा है। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत इसके अंदर हमें नहीं। आइए जरा, अब मैंने ये तो तुम्हें बता दिया कि हम अकाउंट्स में अपने आप को बिजनेस के एंगल से सोच करके चलेंगे, लेकिन बिजनेस के एंगल से सोच करके हमें करना क्या है ये तो बताओ। देखो बिजनेस में ना, व्यापार ट्रेड के अंदर डेली बेस पर ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं। कभी कुछ खरीदा जाता है, कुछ बेचा जाता है, कुछ खर्चे किए जाते हैं, कुछ इनकम्स होती हैं वगैरह वगैरह। इन्हीं सारी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना और रिकॉर्ड करके चार बातें हासिल करना अकाउंटिंग कहलाता है। यानी कि बिजनेस में डेली बेस पर जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, परचेज, सेल, इनकम, एक्सपेंसेस एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सभी को रिकॉर्ड करके हम चार बातें हासिल करते हैं। सर ये चार बातें क्या है? बिजनेस में प्रॉफिट क्या हो रहा है, अगर लॉस है तो लॉस कितना हो रहा है, बिजनेस के ऊपर उधारी किस किस की है और कितनी कितनी उधारी चल रही है, लायबिलिटीज जिसे हम कहते हैं, और बिजनेस के पास एसेट्स कौन कौन से हैं, पैसा कहां कहां से आना है, संपत्ति क्या क्या है बिजनेस के पास जिससे वो अपनी लायबिलिटीज पे करने में कैपेबल है या नहीं। ये चार बातें हमें हासिल करनी होती है। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं होती रहती हैं होती रहती हैं होती रहती हैं, ये देखिए ये बिजनेस की ट्रांजैक्शंस है। सारी ट्रांजैक्शंस को हम क्या करते हैं सर, हम उन्हें रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा जी, हम सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्ड करके चार बातें हासिल करते हैं हम, प्रॉफिट है, लॉस है, लायबिलिटी कितनी है और एसेट्स कितने हैं हमारे पास, PLLA, प्रॉफिट लॉस लायबिलिटीज एसेट्स।
सर बात समझ में आ गई कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके हमें ये 4 बातें हासिल करनी है। ये 4 बातें की जगह मैं 4 इंफॉर्मेशंस कह सकता हूँ। सर इन 4 इंफॉर्मेशंस को हासिल करके क्या मिलता है बिजनेस को? देखिए यही तो सब कुछ है। बिजनेस बंदा करता ही इस बात के लिए कि प्रॉफिट हो उसे, तो उसे इस बात की जानकारी तो होनी चाहिए ओनर को कि उसके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उधार क्या चल रही है, एसेट्स क्या है। अगर इन सब चीजों की जानकारी नहीं होगी तो उसका बिजनेस हो सकता है लॉस में चलता रहे और उसे पता भी ना चले, करोड़ों के लॉस में पहुंच जाए। इसीलिए हम अकाउंटिंग का सहारा लेते हैं और समय समय पर टाइम टू टाइम हम ये 4 इंफॉर्मेशन हासिल करते रहते हैं ताकि ओनर को पता रहे कि बिजनेस किस डायरेक्शन में चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, लायबिलिटीज ज्यादा है, एसेट्स ज्यादा है, वगैरह वगैरह। अब अगला सवाल ये आता है कि सर रिकॉर्ड करेंगे तो करेंगे कैसे? रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहला काम आता है हमारे पास जर्नल। सर ये जर्नल क्या है? सर आप तो कह रहे हो रिकॉर्ड करना है, जर्नल क्या है? जर्नल एक किताब का नाम है। अच्छा सर, जर्नल एक किताब का नाम है जिस बुक के अंदर हम सभी ट्रांजैक्शंस को पहली बार रिकॉर्ड करते हैं, सभी ट्रांजैक्शन को पहली बार रिकॉर्ड करते हैं। तो सर कोई भी बुक जर्नल बन जाएगी या जर्नल नाम से अलग से कोई बुक मिलती है? तुम अपने जाना अपने घर के पास, इंस्टीट्यूट के पास, जो भी तुम्हारे पास स्टेशनरी की दुकानें होंगी उनसे जरा कहना भाई जर्नल की एक बुक दे दो। डी के गोयल की बुक पकड़ा देगा तुम्हारे हाथ में, बोलेगा ये अकाउंट्स वाली 11th की मांग रहे हो? कहोगे नहीं नहीं हमें तो वो वाली जर्नल चाहिए जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो वो बोलेगा ऐसी तो कोई बुक है ही नहीं उसके पास। तो अपने दिमाग में ऐसी इमेज ना बनाए कि जर्नल कोई अलग से किताब होती है, नहीं। आप कोई एक सिंपल रजिस्टर उठाओ, उस रजिस्टर में बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना शुरू कर दो, वो बुक जर्नल बन जाएगी आपके लिए। एक प्लेन रजिस्टर उठा लो, कॉपी उठा लो, कुछ भी उठा लो जी, जिस बुक में आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया वो बुक जर्नल बन जाएगी, उसे जर्नल का नाम दे करके हम लोग चलेंगे। ठीक है सर, यही मैंने आपको यहां पर लिखवाया हुआ है। जर्नल इज द बुक इन विच अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सबसे पहली बार किसी भी ट्रांजैक्शन को जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसे हम जर्नल का नाम लेकर के चलते हैं। हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसीलिए जर्नल का एक और नाम भी होता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल का मतलब पहली बार, एंट्री का मतलब रिकॉर्ड। किसी भी ट्रांजैक्शन को पहली बार रिकॉर्ड करने वाली बुक को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कह लो या जर्नल कह लो, तुम्हारी मर्जी है। हम अपनी क्लासेस में जर्नल शब्द का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे होंगे आपके साथ। ठीक है सर, फिर एक लाइन लिखी हुई है आगे, जर्नल कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय सब्सिडियरी बुक व्हिच विल बी डिस्कस्ड लेटर। जैसा मैंने अभी आपको बताया, एक चैप्टर आएगा हमारे पास सब्सिडियरी बुक्स का। सब्सिडियरी बुक्स के अंदर हम जर्नल की फिर से चर्चा कर रहे होंगे, तो जर्नल को सब्स्टिट्यूट करता है सब्सिडियरी बुक्स। सब्स्टिट्यूट से मेरा मतलब है रिप्लेसमेंट। जैसे चाय की रिप्लेसमेंट हो सकती है कॉफी, जैसे आप या तो सर्दियों के अंदर कोई जैकेट डाल लें या कोई जर्सी डाल लें, ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं, मतलब जिन्हें रिप्लेसमेंट के तौर पर यूज किया जा सके। बिल्कुल ऐसे ही जर्नल जो है उसे सब्स्टिट्यूट कर सकता है सब्सिडियरी बुक्स। यानी कि हम अभी तक क्या जानते हैं सर? अभी तो आपने एक छोटी सी बात बताई है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को पहली बार जिस बुक में रिकॉर्ड करें वो जर्नल कहलाती है। हाँ जी ठीक है, लेकिन सब्सिडियरी बुक के चैप्टर में मैं तुम्हें ये बात फिर से बताऊंगा कि किसी भी ट्रांजैक्शन को पहली बार जर्नल में रिकॉर्ड ना करके हम सब्सिडियरी बुक में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जर्नल की सब्स्टिट्यूट बनेगी सब्सिडियरी बुक, वो हम अगले चैप्टर में सब्सिडियरी बुक के चैप्टर में देख करके चलेंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहूंगा। सर आपने कह तो दिया बहुत बार कि हम जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सर यहां से हमारे दिमाग में ना दो बातें जो है कुल बुलाना शुरू कर दी है। सर पहली बात तो ये हमें तंग कर रही है कि ये ट्रांजैक्शन क्या बना है, और सर दूसरी बात हमें ये तंग कर रही है कि रिकॉर्ड करेंगे तो करेंगे कैसे।
हमने रजिस्टर परचेज कर लिया सर, हम रजिस्टर ले आए, पेन कॉपी लेकर के बैठे हुए हैं, बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता सर कि ट्रांजैक्शन क्या होती है और रिकॉर्ड कैसे करते हैं। अगर ये दो बातें और पता चल जाए सर तो मजा आ जाए सर, जर्नल हम करना शुरू कर देंगे। तो ठीक है, एक एक करके ये दो बातें भी बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको कि ट्रांजैक्शन क्या भला होता है हमारे पास। देखिए बड़ा सिंपल सा बेसिक सा मीनिंग होता है ट्रांजैक्शन का। कोई भी एक एक्टिविटी बिजनेस के अंदर जो बिजनेस पर असर डाले, सर असर का मतलब फाइनेंशियली असर डाले, या तो पैसे को बढ़ाए या पैसे को घटाए, वो एक्टिविटी ट्रांजैक्शन बन जाएगी। बिजनेस को कोई भी एक्टिविटी अगर फाइनेंशियली अफेक्ट करे, एनी एक्टिविटी विच अफेक्ट्स द बिजनेस फाइनेंशियली वेदर इन पॉजिटिव टर्म्स, उस एक्टिविटी से फाइनेंशियली बिजनेस को फायदा हो रहा हो या भले ही नुकसान भी क्यों ना हो रहा हो, वो ट्रांजैक्शन बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि फायदे वाली ही एक्टिविटीज ट्रांजैक्शन बनेंगी, अगर किसी एक्टिविटी से नुकसान हो रहा है बिजनेस को तो वो भी ट्रांजैक्शन बन जाएगी। सर कुछ एग्जांपल देकर के बताओ, हमें समझ नहीं आया। देखिए बिजनेस खोला, मैंने बिजनेस खोला, हाँ सर बिल्कुल, मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, मैंने टेबल खरीदी, थोड़ा सा मैंने क्लासरूम में बोर्ड वगैरह लगाया, थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैंने पैड वगैरह खरीदे। तो ये सब चीजें बिजनेस के लिए की मैंने, हाँ सर बिल्कुल। तो बिजनेस की किताबों में इनको रिकॉर्ड करेंगे, हाँ सर बिल्कुल रिकॉर्ड करके चलेंगे, लेकिन रिकॉर्ड करने से पहले ये जरूर देख लें कि बिजनेस पर इस ट्रांजैक्शन का अफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, वो भी फाइनेंशियली। सर अफेक्ट तो पड़ेगा, सर हम टेबल खरीद के लाए, बोर्ड खरीद के लाए, पैड खरीद के लाए, पैसे तो देने पड़े, पैसे गए जेब से, तो ऐसे केस में नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, हाँ सर बिल्कुल, तो ये ट्रांजैक्शन बन जाएगी मेरे लिए। अब मेरे पास स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए, मैंने उन्हें पढ़ा करके पैसे कमाना शुरू कर दिया, पैसे आने लगे, ये भी एक एक्टिविटी है, ये पॉजिटिवली अफेक्ट कर रही है बिजनेस को, ये भी एक ट्रांजैक्शन बन जाएगी। तो सर पैसे का फायदा हो या पैसे का नुकसान हो, ऐसी कोई भी एक्टिविटी ट्रांजैक्शन बन जाएगी, हम ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल यस। जो क्रिटिकल डेफिनेशंस होती हैं बुक्स के अंदर, अगर उनके झंझट में आप पढ़ोगे तो फिर आप रट्टेबाज बन जाओगे। अकाउंट्स में कुछ भी रटना नहीं है आपको, इतनी सी भी बात नहीं रटने की जरूरत पड़ेगी। आपका पेपर पूरा प्रैक्टिकल आता है, जो थ्योरी भी आती है वो भी कंसेप्चुअली आती है, कुछ भी रटने वाली जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए क्रिटिकल डेफिनेशन को साइड में रखें और अपने दिमाग को इस तरीके से फ्रेम करें कि हाँ हमें कुछ दिमाग पर जोर नहीं डालना है, याद नहीं करना है, समझना है, चीजों में से डाउट निकाल करके उनको ग्रिप में ला करके समझ के चलना है, बस और कुछ भी बात नहीं है। कुछ ट्रांजैक्शंस को मिला करके जो फाइनल रिजल्ट आता है उसे इवेंट कहते हैं। सर एक एग्जांपल दो इसका, सामान खरीदा, गुड्स खरीदे, परचेज्ड गुड्स, वो भी 1,00,000 रुपए की, ठीक है सर। अब मुझे एक बात बताइए, हम सामान खरीदेंगे तो आगे बेचेंगे भी 1,00,000 में ही बेचेंगे या कुछ ज्यादा में बेचेंगे? सर 1,00,000 में क्यों बेचेंगे, फिर तो बिजनेस का पर्पस ही क्या, कुछ एक्स्ट्रा ही बेचेंगे। मान लीजिए हमने गुड सेल किया 1,20,000 में, ये एक ट्रांजैक्शन है, गुड्स को खरीदना एक ट्रांजैक्शन है, क्योंकि पैसा जाएगा, बिजनेस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा फाइनेंशियली, ये एक ट्रांजैक्शन बन जाएगी। गुड्स को सेल करके ये भी एक ट्रांजैक्शन बनेगी, क्योंकि पैसा आएगा, ये बिजनेस को पॉजिटिवली अफेक्ट करेगी ये ट्रांजैक्शन, तो ये भी एक ट्रांजैक्शन बनेगी। लेकिन इन दोनों ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या हो रहा है मुझे बता सकते हो आप? 1,00,000 में सामान खरीद के 1,20,000 में बेच दिया, इसका इफेक्ट बताएं अनिकेत और नमन। 20,000 प्रॉफिट है। 20,000 प्रॉफिट है, बहुत ही सिंपल सा आंसर है हमारे पास।
20,000 प्रॉफिट है जी। इस रिजल्ट को हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड इवेंट। दिस इज कॉल्ड इवेंट। 20,000 का जो प्रॉफिट आया, यानी कि एंड रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, कुछ ट्रांजैक्शंस का जो एंड रिजल्ट निकल के आता है उसे हम इवेंट का नाम देकर के चलते हैं अपने पास। ठीक है सर, मैंने आपको ये बातें अभी तक समझाई है। आइए जरा ट्रांजैक्शन का मीनिंग समझा दिया। अब दूसरी बात जो रह रही थी वो ये है कि रिकॉर्ड कैसे करेंगे। ये तो पता चल गया, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन को करना है और वो चीज ट्रांजैक्शन होती है जो बिजनेस को फाइनेंशियली अफेक्ट करती है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। अब ये पता लगाना है सर कि रिकॉर्ड करेंगे तो करेंगे कैसे। ये नजर आ रहे हैं आपको रिकॉर्ड करने के मेथड्स, ये लिखवाए हैं मैंने आपको। ये 3 रूल्स, असल में ये 6 रूल हैं फ्रेंड्स, और मैं ये साबित करूंगा कि ये 3 नहीं 6 रूल हैं। आप मेरे साथ चलते रहिएगा। तो सर आपने 3 क्यों लिखे हैं? क्योंकि आप ऐसे ही पढ़ते आ रहे हो अभी तक। आपकी बुक्स में, स्टडी मटेरियल्स में सब तरीके से ऐसे लिखा हुआ है सब जगह पर मैं प्रूव करूंगा 3 नहीं 6 रूल है। अच्छा ठीक है सर, ये रूल्स हमारी मदद करते हैं फ्रेंड्स जर्नल एंट्री करने में, किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में। किसी भी ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा ये रूल हमें बताएं। तो सर इन रूल्स की प्रैक्टिस और हो जाए तो जर्नल हमारे पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको क्या समझाया? मैंने कहा कोई भी रजिस्टर, कोई भी कॉपी जिसके अंदर आप किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, सबसे पहली बात वो चीज बन जाएगी आपके लिए जर्नल। इसे आप बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री का नाम भी दे सकते हैं। जर्नल का एक सब्स्टिट्यूट भी होता है, सब्सिडरी बुक, जो अगले चैप्टर में हम पढ़ के चलेंगे। मैंने एक थंब रूल बताया कि अकाउंटिंग करनी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर मैंने आपको बताया कि रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन। अब सर ट्रांजैक्शन क्या है, रिकॉर्ड कैसे करते हैं? ट्रांजैक्शन का मतलब एक्टिविटी जो बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट करे, और रिकॉर्ड कैसे करते हैं ये अब हम आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं। अब तक की एक छोटी सी रिवीजन मैंने आपकी करवा दी है। देखिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको लिखवाता रहूंगा, इनके थ्रू वो जो 3 रूल जो मैंने गोल्डन रूल लिखवाए आपको अभी, उन्हें समझाता रहूंगा। और जब प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी फिर हम अपना जो मटेरियल के क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ जो है आगे चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बताऊंगा आपको, जो हमारे बाकी के चैप्टर्स हैं फ्रेंड्स, थ्योरी से अलग जो है, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन, डेप्शन, एनपीओ, कंसाइनमेंट, फाइनल अकाउंट वगैरह वगैरह, उनमें मेरा ये अप्रोच रहता है कि 100% कवरेज जो है वो मैं क्लास के अंदर ही कराता हूँ। 100% कवरेज से मेरा मतलब है सारे स्टडी मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग। स्टडी मटेरियल में भले ही कोई एमसीक्यू दे रखे हैं, कोई ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, कोई प्रैक्टिकल, कोई इलस्ट्रेशन, सब कुछ क्लास में कवर करते हैं। एग्जाम से पहले इंस्टीट्यूट्स की जो आरटीपीज आती है, रिवीजन टेस्ट पेपर, वो भी हम कवर करते हैं साथ के साथ ही चैप्टर्स के दौरान ही। मार्केट में स्कैनर्स अवेलेबल होते हैं जिनमें पास्ट के कुछ 8-10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, वो हम पूरा कवर करके चलते हैं क्लास के साथ ही। एमटीपीज, मॉक टेस्ट पेपर वगैरह, और कुछ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस जो साइट्स पर अवेलेबल होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग नोट्स में ही कवर करके चलते हैं। मैंने अपने प्रैक्टिकल चैप्टर्स के जो नोट्स हैं वो कुछ इस तरीके से ड्राफ्ट किए हैं कि हर क्वेश्चन डिफरेंट होता है और सारी चीजें कवर हो जाती है विद इन रीजनेबल टाइम। हम ये सारी चीजें कवर करके चलते हैं, वरना बेसिकली होता क्या है कि टीचर्स ने इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल करवा दिया, स्टडी मटेरियल का कंटेंट करा दिया और बाकी बच्चे खुद करते हैं, जिससे कई बार क्लैरिटी नहीं आती है क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग डाउट होते हैं। इसलिए मैंने अपने नोट्स में सारी चीजें शामिल कर रखी है। तो जब हम प्रैक्टिकल चैप्टर्स की तरफ चलेंगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक काम होगा, नोट से पढ़ करके चले जाइएगा, आपको कुछ भी अलग से फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ ऑलरेडी कवर होगा। भले ही आप करना चाहें तो आप देख लेंगे कि आपको उनमें कुछ भी नया नहीं मिलेगा, हमारी क्लास में सब कुछ कवर हो चुका होगा। ठीक है सर, ये सब बताना इसीलिए जरूरी है कि धीरे धीरे हमारी जो आपस में कनेक्टिविटी है वो इंप्रूव होती चली जाए। एग्जाम्पल लिखेंगे, सबसे पहला एग्जाम्पल
मोहन started business with cash. मैंने पहले ही कह दिया है आपसे, अगर आपको लगता है कि ये चीज हमें आती है तो चिंता ना करें, एक दो क्लासेस में चलते रहें, नई नई चीजें आना शुरू हो जाएंगी और आपको पता लगेगा कि हाँ आपको सुधार की आवश्यकता थी, जो चीजें आप समझ रहे थे आपको आती हैं उनमें आपको बहुत इंप्रूवमेंट चाहिए थी, ये धीरे धीरे फील होगा आपको। तो चलते रहें, बस ये ना सोचे कि हमें आता है। मोहन ने कोई बिजनेस शुरू किया, 10 लाख रुपए उसने लगाए। आपने ये बहुत बार सुना होगा अपने टीचरों से, स्कूल के अंदर, ट्यूशंस के अंदर, कि हाँ भाई मोहन ने पैसे लगाए, मोहन ने पैसे लगाए तो बिजनेस शुरू किया। ये पैसे लगाने का मतलब क्या है? कहाँ लगा दिए मोहन ने पैसे? मोहन ने जाके ऐसे कहीं बिजनेस की दीवार पे फेंक के मारे क्या 10 लाख रुपए? है ये पैसे कहाँ लगाए मोहन ने? कहने का मतलब ये है असलियत में ये आपने कैपिटल वर्ड जो बोला अनिकेत, ये भी थोड़ा सा माय डियर फ्रेंड कंसेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो ज्यादा चाहिए। कैपिटल तो लगाई मेरे भाई, मैं तो आपसे प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। हमारी क्लास में प्रैक्टिकल चर्चा ज्यादा रहेगी रादर देन थ्योरी। मैं प्रैक्टिकल बात ये कर रहा हूँ दोस्त अनिकेत आपसे फ्रेंड कि भाई कहाँ लगा दिए? आपने कह दिया कैपिटल में लगा दिए। भाई कैपिटल क्या होती है? कुछ भी नहीं होती कैपिटल, तो एक शब्द होता है। बस मैं बताता हूँ 10 लाख रुपए लगाने का मतलब क्या है। सर 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए हैं। हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूँ, कहाँ लगा दिए बिजनेस में। अब आप कहोगे कि सर उससे फर्नीचर खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद ली, उसमें लगा दिए पैसे। नहीं, आपको और क्लियर करता हूँ मैं बात, वो बाद की बात है, एक स्टेप बाद की बात है बिल्डिंग फर्नीचर खरीदना। पहले तो ये बताओ मोहन के पास 10 लाख कहाँ से आए बिजनेस को देने के लिए? ये जो मोहन है ना, ये मोहन, ये रहा मोहन, ये देखो ये हंस रहा है, ये तुम्हारे ऊपर हंस रहा है। ये कह रहा है बताओ बच्चों को यही नहीं पता कि बिजनेस में पैसे लगाने का क्या मतलब होता है। फिर मैं इसे अभी शांत करूंगा, जब मैं आपको बता दूंगा ना तब मैं इसे चुप करूंगा। देखो बच्चों को पता चल गया पैसे लगाने का मतलब क्या होता है। देखो मोहन अभी तक सीधा साधा आदमी था, घर पे था, अपनी जॉब कर रहा था, या उसने कोई जमीन बेच दी, कुछ भी रीजन हो सकता है। इसके पास पैसे थे, इसके पास फंड्स थे, इसके खाते में 10 लाख रुपए पड़े हुए थे। अब इसने सोचा कि यार ये 10 लाख रुपए मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, क्यों ना इस 10 लाख से मैं कोई बिजनेस करूं। बड़े सालों से इसका अरमान था बिजनेस करने का मोहन का। तो अब मोहन ने पैसे इकट्ठे कर लिए। अब ये मोहन के पर्सनल पैसे हैं, ये बात याद रखना। अभी तक बिजनेस कहीं पर भी नहीं है, मोहन के पर्सनली 10 लाख रुपए हैं। इसने क्या किया? इसने एक बिजनेस शुरू किया। मोहन ने ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू किया, वो सामान खरीद करके बेचता है। अब मुझे बताओ बिजनेस शुरू करने के लिए मोहन को किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? सर एक बिल्डिंग चाहिए जिसमें इसका ऑफिस होगा, सर कुछ फर्नीचर चाहिए, सर इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग्स वगैरह होंगी, सर आजकल तो जमाना ऐसा है इंटरनेट के बिना काम ही नहीं होता, सर बिल वगैरह काटेगा, लैपटॉप वगैरह, मशीनरी वगैरह की भी आवश्यकता पड़ेगी, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी बिजनेस को करने के लिए। इसीलिए मोहन क्या करता है, 10 लाख रुपए जो इसके पर्सनल पॉकेट में पड़े हुए हैं, इन्हें उठा करके बिजनेस के नाम कर देता है। वो अपनी पॉकेट से निकालता है 10 लाख रुपए, रखता है सामने और कहता है अपने आप से कि ये 10 लाख रुपए बिजनेस के नाम। फिर वो अपने बिजनेस को ये 10 लाख रुपए सौंप देता है। सर बिजनेस को कैसे देगा वो 10 लाख रुपए? बिजनेस तो कोई जीती जाती चीज ही नहीं है। मैं बताता हूं, मैं पार्टनरशिप फर्म बिजनेस का एग्जांपल दे करके ये क्लियर करवाता हूं आपको। होता क्या है, ये दो पार्टनर हैं। चलो अब तुम कहोगे कि सर पार्टनरशिप का एग्जांपल क्यों दे दिया? इंडिविजुअल है, मैं इंडिविजुअल का एग्जांपल दे देता हूं, आपको छोड़ो। ये मोहन है, मोहन ने अभी बिजनेस शुरू किया। हाँ सर बिल्कुल, बिजनेस शुरू करने के लिए आपको पता होगा सरकार के पास अपना बिजनेस रजिस्टर भी करवाना पड़ता है। जैसे आप लोग खुद भी रजिस्टर हो रखे हो ना सरकार के पास आधार कार्ड के थ्रू, ऐसे ही बिजनेसेस का भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है सरकार के पास, ताकि सरकार को पता हो कितने बिजनेस चल रहे हैं इंडिया के अंदर, कौन कौन से बिजनेस किस फील्ड में चल रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो
बिजनेस को रजिस्टर करवाना पड़ता है जी, रजिस्ट्रेशन बिजनेस का करवाना पड़ता है। सर ये इंडिविजुअल बिजनेस है, यहाँ पर अकेला मालिक है, इसका बिजनेस कहाँ पर रजिस्टर होगा? देखिए शॉप एक्ट के नाम से कानून बना रखा है सरकार ने, उस शॉप एक्ट के अंदर ये बंदा अपनी शॉप को, अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाएगा। कैसे रजिस्ट्रेशन होता है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है आज के जमाने में, साइट खोली जाती है, जिस भी स्टेट में आप है उसकी सरकारी साइट खोली जाती है। जैसे हम हरियाणा में हैं तो haryana.gov.in, आप दिल्ली में हैं तो delhi.gov.in, वहां पर शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन के नाम से लिंक मिलता है हमें। उस लिंक में जाकर के जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो फॉर्मेलिटीज पूरी करके बिजनेस को जो है वो रजिस्टर कर दिया जाता है। रजिस्टर करने का मतलब है अब बिजनेस एक जीती जागती चीज बन चुका है, अब बिजनेस अपना अस्तित्व रखता है, एग्जिस्टेंस रखता है, आपकी तरह ही है वो। अब बिजनेस का एग्जिस्टेंस आ गया। इस बिजनेस का नाम रखा मोहन ने, मोहन ट्रेडिंग कंपनी। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगला काम ये होता है कि बैंक में जाकर के मोहन ट्रेडिंग कंपनी के नाम से खाता खुलवाया जाता है। सर किस बैंक में जाना पड़ता है? भाई मोहन का दिल करे जहां वहां चला जाए, ऐसी कोई बदलिश थोड़ी ना है। मोहन किसी भी बैंक में जाकर के फिर मोहन के नाम से नहीं, मोहन ट्रेडिंग कंपनी के नाम से खाता खुलवाएगा। और इन अकाउंट्स को आप जानते भी हो करंट अकाउंट के नाम से। मोहन ने मोहन के नाम से जो खाता खुलवा रखा है दैट इज सेविंग अकाउंट। आपका अपने नाम से बैंक में जो अकाउंट खुला हुआ है वो सेविंग अकाउंट होता है। और अगर आपने इंडिविजुअल ने कोई बिजनेस बना लिया है, उस बिजनेस का अकाउंट करंट अकाउंट के नाम से, मोहन ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से करंट अकाउंट खुलेगा बैंक। अब मोहन क्या करेगा? मोहन ये 10 लाख रुपए मोहन ट्रेडिंग कंपनी के बैंक के अकाउंट में जमा कराएगा। तो बिजनेस में पैसे लगाने का ये मतलब होता है माय डियर फ्रेंड कि बिजनेस को रजिस्टर करवा के बिजनेस के नाम पर जो खाता खुलवाया गया है बैंक में, उसमें मोहन ने 10 लाख रुपए डाले। बोलिए क्लियर है आपको? प्लीज बताएं, कुछ पूछना है? यस सर क्लियर है। ओके वेरी गुड। तो आज के बाद ये फ्रेमिंग आपके दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए। अभी तक आपको पता भी नहीं था, बड़ी कंफ्यूजन थी और उस कंफ्यूजन को आप एडजस्ट करके चल रहे थे। पैसे लगाने का मतलब कैपिटल में पैसे लगाना, पैसे लगाने का मतलब बिल्डिंग फर्नीचर खरीदना। देखिए वो बात की बातें हैं और मैंने आपको प्रूव भी कर दिया। और यही बात मैं आपसे कहते भी आ रहा हूँ कि नई नई चीजें ही आपको सीखने के लिए मिलेंगी, सिलेबस भले ही हमारे पास 11th-12th वाला ही क्यों ना। तो पैसे लगाने का मतलब रजिस्ट्रेशन करवा के उसका खाता खुलवा के बिजनेस के नाम पर जो खाता खुला है उसके अकाउंट में पैसे जमा कराना। अब देखो दो अलग अलग बातें तुम्हें क्लियरली नजर आ रही होंगी। मोहन तुम्हें अलग दिख रहा है अब, और मोहन ट्रेडिंग कंपनी का खाता तुम्हें अलग दिख रहा है। हाँ सर बिल्कुल, अब अलग अलग दिख रहा है। अब जो ये मोहन ट्रेडिंग कंपनी के पास 10 लाख रुपए आ गए ना, इस 10 लाख रुपए से मोहन ट्रेडिंग कंपनी बिल्डिंग खरीदेगी, फर्नीचर खरीदेगी, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, लैपटॉप वगैरह खरीदेगी। खरीदने मालिक ही जाएगा क्योंकि बिजनेस चल फिर नहीं सकता है, लेकिन ओनर मालिक बिजनेस के ब्याह पर ही इन सब चीजों को खरीद करके लाएगा, बिजनेस के लिए ही खरीद कर लाएगा। और बिजनेस के खाते में जो 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं उस पैसे से ही खरीद करके लाएगा। सर ठीक है। अब आ रहा है थंब रूल। जो थंब रूल मैंने आपको अभी सिखाया था, अब उस थंब रूल की हमें जरूरत पड़ने वाली है। मोहन ने बिजनेस को पैसे दिए, मुझे फटाफट से बताएंगे अनिकेत और क्या नाम था हमारे दूसरे फ्रेंड का, नमन। अनिकेत सिंह एंड नमन पटनी मुझे बताएंगे थंब रूल मैंने अभी बताया था, क्या ओनर के एंगल से सोचोगे या बिजनेस के एंगल से सोचोगे? फटाफट से बताओ। बिजनेस सर बिजनेस के एंगल से सोचेंगे। अनिकेत का आंसर आ रहा है नमन, आप क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं फ्रेंड? बिजनेस सर। यस गुड। अच्छा नमन का भी आंसर आया है, वो दोनों साथ साथ आ गए थे तो मुझे सुनाई नहीं दिया। गुड वेरी गुड। बिजनेस के साथ क्या हो रहा है ये सोचिएगा, ओनर के साथ क्या हो रहा है इस पर दिमाग मत लगाइएगा। बिजनेस के पास पैसे आ रहे हैं, यस और नो? हाँ सर बिल्कुल। और कौन दे रहा है पैसे उसे? सर ओनर दे रहा है, मालिक दे रहा है।
10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। तो देखो एक एंट्री करने जा रहा हूं तुम्हारे सामने, और ये एंट्री तुम्हें अच्छे से आती भी है। कैश अकाउंट डेबिट टू ओनर्स कैपिटल अकाउंट 10 लाख रुपीस, 10 लाख रुपीस, वेरी वेरी गुड। लेकिन ये एंट्री हमने की कैसे? इन एंट्री को करने के लिए हमारे पास ये कुछ रूल्स मौजूद हैं माय डियर फ्रेंड। हमें एंट्री करने के लिए क्या करना होता है? हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, दो एस्पेक्ट्स होते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट होते हैं। हमें उन ड्यूअल एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करके चलना होता है। सर बताइए ड्यूअल एस्पेक्ट कैसे कैसे होते हैं? हर ट्रांजैक्शन में मैं ये प्रूव कर दूंगा आपको कि हर ट्रांजैक्शन के ड्यूअल एस्पेक्ट होते हैं। इस ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट कौन कौन से थे? बिजनेस के एंगल से सर पहला एस्पेक्ट ये था कि पैसे आए, हाँ सर बिल्कुल, और दूसरा एस्पेक्ट ये था कि पैसे दिए किसने? ओनर ने दिए। दो बातें होती हैं किसी भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। आपने अगर कभी भी ये बात समझी हो तो आपको ये प्रूव ऑलरेडी हो चुका होगा, मैं तो प्रूव करूंगा ही करूंगा कि किसी भी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। मैंने इस ट्रांजैक्शन में प्रूव कर दिया, मैं बाकी की ट्रांजैक्शन में भी प्रूव करूंगा। अब उन दो एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम इन रूल का सहारा लेते हैं। एक एस्पेक्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं एज अ डेबिट और अनदर एस्पेक्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं एज अ क्रेडिट। अब डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट द रिसीवर और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये तीन रूल हो गए डेबिट रिकॉर्ड करने के लिए। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये तीन रूल हो गए क्रेडिट को रिकॉर्ड करने के लिए। हमें करना क्या होता है? ये रूल अप्लाई करने होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन में। हम एक एक करके सीरियली चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन। हम देखते हैं कि बिजनेस में कुछ आया क्या? कम्स इन का मतलब आना। अगर बिजनेस के पास कुछ आ रहा है तो फटाफट से उसे डेबिट कर दें। और अगर पहला रूल लग गया माय डियर फ्रेंड, डेबिट व्हाट कम्स इन, उसके बाद डेबिट द रिसीवर और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को देखने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है सर। हाँ, अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसमें बिजनेस के पास कुछ भी नहीं आ रहा हो, डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल ना लग पाए, फिर हम लगाएंगे डेबिट द रिसीवर वाला। और अगर डेबिट द रिसीवर वाला भी रूल नहीं लग रहा हो तब जाकर के हम लगाएंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सर अगर डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस भी नहीं लग रहा हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा माय डियर फ्रेंड। इन तीनों में से कोई ना कोई एक रूल लग ही जाएगा। यही इन गोल्डन रूल्स की खूबसूरती है, इसीलिए इन्हें गोल्डन रूल का नाम दिया। कोई भी ट्रांजैक्शन इन रूल से बाहर नहीं है। इन तीनों डेबिट में से कोई ना कोई एक रूल लग ही जाएगा, चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन क्यों ना हो माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद इसी तरीके से हमें किसी ट्रांजैक्शन के क्रेडिट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना होता है, तो हम एक एक करके रूल लगाना शुरू करते हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर बिजनेस में से कोई चीज जाती है बाहर तो उसे क्रेडिट कर देंगे। अगर कुछ भी नहीं जा रहा तो अगला रूल लगाएंगे क्रेडिट द गिवर। अगला भी नहीं लगेगा तो फिर क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन पे आ जाएंगे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि इन तीनों में से कोई एक रूल ना लगे। तो इमेज बनाइए, इमेज क्या बन रही है हमारे दिमाग में? सर किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट के इन तीन में से किसी एक रूल का सहारा लेंगे, और सर क्रेडिट के इन तीन में से किसी एक रूल का हम जो है हेल्प लेकर के चलेंगे, सहारा लेकर के चलेंगे। ये बात क्रिस्टल क्लियर रखिएगा। और जनरली कंफ्यूजन ये रहती है बच्चों को कि सर ये इकट्ठा एक साथ लगते हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन के साथ क्रेडिट व्हाट गोज आउट लगता है, डेबिट द रिसीवर के साथ क्रेडिट द गिवर लगता है, और डेबिट ऑल एक्सपेंस के साथ क्रेडिट ऑल इनकम वाला रूल लगता है। ऐसा नहीं है। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट द रिसीवर, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस में से कोई एक, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट ऑल इनकम में से कोई एक। कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है। हो सकता है डेबिट व्हाट कम्स इन के साथ क्रेडिट में ये लग जाए या ये लग जाए। हो सकता है डेबिट द रिसीवर के साथ ये लग जाए या ये लग जाए। मतलब कि कोई भी कॉम्बिनेशन लग सकता है, किसी भी डेबिट के साथ कोई भी क्रेडिट लग सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि डेबिट व्हाट कम्स इन के साथ क्रेडिट व्हाट गोज आउट लगेगा या नीचे ये दोनों साथ साथ चलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए मैं अभी कह रहा था आपसे कि
ये 3 नहीं रादर 6 रूल होने चाहिए कि भैया 3 डेबिट में से कोई एक और 3 क्रेडिट में से कोई एक। फिर भी जैसा ट्रेडिशन जैसा कस्टम चला आ रहा है हम भी वैसे ही लिख करके चल रहे हैं। हम स्टडी मटेरियल से बाहर कहाँ जाएंगे जी, हम तो उनके ही पीछे पीछे हैं। ठीक है सर। तो हमने देखना शुरू किया बिजनेस के साथ डेबिट व्हाट कम्स इन, आ क्या रहा है सर, कैश आ रहा था, तो यहाँ पर रूल लगा दिया था हमने डेबिट व्हाट कम्स इन। अब पहला ही रूल लग गया डेबिट का, तो डेबिट द रिसीवर और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस देखने की जरूरत हमें नहीं। अब हम क्रेडिट पे आ जाएंगे। ठीक है जी, क्रेडिट का पहला रूल होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मुझे बताएंगे आप लोग बिजनेस के एंगल से सोच करके कि क्या बिजनेस से कुछ जा रहा है क्या इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अंदर। बिजनेस के पास से कुछ भी नहीं गया है। देखिए हर बार नाम नहीं लेना पड़े, अपने खुद से ही आंसर दे दें आप। अनिकेत माय डियर फ्रेंड खुद से ही आंसर दे करके चले। देखिए ओनर की जेब से जा रहे हैं पैसे 10 लाख, बिजनेस को तो मिल रहे हैं, बिजनेस की जेब से कुछ नहीं जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल बिजनेस के लिए नहीं लग पाएगा। हमें दूसरे रूल की तरफ मूव करना पड़ेगा। दूसरा रूल क्या है सर? दूसरा रूल है क्रेडिट द गिवर। जो देता है उसे क्रेडिट कर देते हैं। पैसा किसने दिया है सर? मालिक ने दिया है, मालिक को क्रेडिट कर देंगे ओनर को, और यहां पर लिखेंगे ओनर्स कैपिटल। सर ये कैपिटल वर्ड कहां से आ गया? देखिए बिजनेस में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बिजनेस को पैसा देते हैं सर, जैसे कि कोई बंदा बिजनेस से कुछ सामान खरीद करके ले गया, वो भी बिजनेस को पैसे देगा, और मालिक जो है तो वो भी बिजनेस को पैसे दे रहा है। तो अगर हम मालिक के पैसे को अलग से हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम उसे एक शब्द एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं उसमें, कैपिटल। कैपिटल एक वर्ड है, बस याद रखिएगा। मालिक के पैसे को कैपिटल का नाम देते हैं ताकि ये अलग से हाईलाइट हो और पता चले कि मालिक ने, ओनर ने बिजनेस में कितने पैसे जो है वो लगा रखे हैं। दैट्स एज सिंपल एज दैट, इतना याद रखना आपको। तो इसमें रूल लग रहा है क्रेडिट द गिवर वाला, क्रेडिट द गिवर वाला रूल यहाँ पर लग के चल रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू ओनर्स कैपिटल। सर क्या हर एंट्री में हम इतना समय लगाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम तो फ्रेम तैयार कर रहे हैं, आप देखिएगा सेकंड्स के अंदर भी एंट्री करेंगे हम धीरे धीरे, तो बिल्कुल चिंता ना करें। डेबिट के 3 में से एक छांटे, क्रेडिट के 3 में से एक छांटे, एंट्री कर दें और बात हो जाएगी यहाँ पर आपकी। सर एंट्री तो समझ में आ गई, रूल भी समझ में आ गए, ये डेबिट को डीआर क्यों लिखते हैं? जो बच्चे ऑलरेडी जान चुके हैं उन्हें पता है, बाकी को मैं फिर से बता रहा हूं। देखिए लैटिन लैंग्वेज के अंदर एक वर्ड होता है डेब्रे और एक वर्ड होता है क्रेडिट। डेब्रे को डेबिट बोलते हैं इंग्लिश में, क्रेडिट को क्रेडिट बोलते हैं इंग्लिश में, अकाउंट्स में। और डेब्रे से ही यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म बना है डीआर। आप कहोगे कि ये डेबिट में आर तो कहीं आता नहीं, फिर इसकी शॉर्ट फॉर्म में आर कहां से आ जाता है? ये डेब्रे से बनी हुई है शॉर्ट फॉर्म, और क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म भी क्रेडिट से बनी हुई है, सीआर डॉट। इसके बारे में एक और थ्योरी अवेलेबल है कि डीआर का मतलब होता है डेबिट रिकॉर्ड्स और सीआर का मतलब होता है क्रेडिट रिकॉर्ड्स, वो भी एक थ्योरी है। तो दोनों ही बातें हो सकती हैं यहाँ पर, आप लोग कुछ भी समझ के चल सकते हैं। ज्यादा क्लियर ये डेब्रे क्रेडिट वाली है, क्योंकि ये मैंने सुमा डी अरिथमेटिका जो बुक है, जो लूका पासियोली साहब जिन्हें फादर ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जाना जाता है, उन्होंने लिखी थी, उसके अंदर से ये सोर्स मैंने यहाँ से उठाया है, डीआर और सीआर का। बाकी गूगल पे आपको डेबिट रिकॉर्ड क्रेडिट रिकॉर्ड भी मिलेगा, वो भी एक थ्योरी मौजूद है आपके पास। दोनों ही बातें आज की डेट में सही है, किसी को नहीं पता इन दोनों में से सही कौन सी है और गलत कौन सी है, इसलिए दोनों ही बातें आपको कबूल करके चलनी पड़ेगी। ठीक है सर। कैश अकाउंट डेबिट टू ओनर्स कैपिटल 10 लाख 10 लाख, एक एंट्री हमने कर ली आपके साथ। सर ये टू वर्ड क्यों लगाते हैं यहाँ पर? ऊपर तो नहीं लगाया सर, सीधा लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट 10 लाख, ओनर्स कैपिटल अकाउंट को भी लिख देते 10 लाख। देखिए ओनर्स कैपिटल को हम क्रेडिट कर रहे हैं, इसलिए क्रेडिट ना करके सीआर डॉट ना लिख करके हम लोग टू शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर इसका मतलब टू का मतलब होता है क्रेडिट। हाँ जी, टू को एज अ सब्स्टिट्यूट लगाया जाता है सीआर डॉट के स्थान।
सर ऐसा क्यों? कुछ बदलाव अकाउंट्स में किए गए उसे टिपिकल बनाने के लिए, ताकि अकाउंट्स हर किसी की समझ में ना आए। जो अकाउंटेंट बंदा है उसी को अकाउंट्स अच्छे से समझ में आए, थर्ड पार्टी को अकाउंट्स मुश्किल लगे, इसके लिए अकाउंट्स के अंदर कुछ फेरबदल किए गए हैं। इसलिए सीआर की जगह टू लगाने का कस्टम रिवाज हमारे सामने आया, और टू का मतलब हो गया क्रेडिट का सब्स्टिट्यूट। तो ये टू का मतलब होता है ओनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है सर, अब बात समझ में आ गई। धीरे धीरे आप लोग देखेंगे मेरी जो स्पीड है वो बढ़ती चली जाएगी आपके साथ। जितना समय हमें कॉन्सेप्ट में लगाते हैं उतना ही हमें फायदा मिलता है फिर उस कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे इंप्रूव करने में, और फटाफट से फिर हम बाकी चीजों को कवर कर पाते हैं। इसलिए शुरू में हर चैप्टर में ही ऐसा होगा कि बहुत धीरे धीरे फ्लो चल रहा होगा, लेकिन आप देखेंगे कि जितना समय लगना चाहिए था उतना ही टाइम लगेगा, फालतू टाइम नहीं लगेगा, और हम अपनी 100% कवरेज भी कर चुके हैं। तो बिल्कुल चिंता ना करें, ये चीज मेरे ऊपर छोड़ें आप कि समय किस चीज में कितना लगाना है। ठीक है सर, अब सेकंड ट्रांजैक्शन लिखेंगे जरा, बॉट गुड्स फॉर कैश ₹2 लाख। देखो प्रैक्टिकल पिक्चर चलाऊंगा मैं आपके दिमाग में। अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा लिया आपने मोहन ट्रेडिंग कंपनी के नाम से? हाँ सर करवा लिया बिल्कुल। मोहन ट्रेडिंग के नाम से बैंक में खाता भी खुलवा लिया? हाँ सर खुलवा लिया। उस खाते में मोहन ट्रेडिंग कंपनी के नाम 10 लाख रुपए हमने कर भी दिए, कर डाले सर। अब उस 10 लाख में से मोहन ट्रेडिंग कंपनी 2 लाख का गुड्स खरीद के ला रही है। गुड्स का मीनिंग क्या होता है आप में से कोई मुझे बताएं जरा प्लीज। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उस बेसिस पर गुड्स का मीनिंग बताएं जरा मुझे। गुड्स का मीनिंग होता है कोई भी वो चीज जो परचेज की जाए इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि अपना मार्जिन जोड़ करके इसे आगे बेचा जाना है। Anything which is purchased with the objective of further sale is known as goods. Any kind of movable property. Anything which is purchased with the objective of, एक बार लिख लें फिर बताता हूं आपको, with the objective of further sale is known as goods. अनिकेत ने एक डाउट पूछा है कि सर व्हाट अबाउट इमूवेबल प्रॉपर्टीज। अनिकेत देखिए दोस्त, अगर हम अपनी डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन ही क्रिएट नहीं होगी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी है, इनमें कोई डिफरेंस है। हमने क्या कह दिया फ्रेंड, हमने कह दिया कोई चीज खरीदी जा रही है इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि उसे आगे बेचना है, तो वो चीज गुड्स बन जाएगी। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि आपको उसे आगे बेचना है, आप डीलिंग का काम कर रहे हो, तो यस वो चीज गुड्स है आपके लिए। आप प्रॉपर्टी डीलर हो, बिल्डर हो, आप प्रॉपर्टी खरीद के, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद के या बना करके आगे बेचते हो, तो यस वो चीज गुड्स है आपके लिए। और अगर आप कोई भी चीज खरीदते हो अपने यूज के लिए, आगे बेचना नहीं चाहते हो, तो वो चीज गुड्स नहीं बनेगी। तो वो क्या बनेगी सर, देख लेंगे आगे, वो एसेट बनेगी, बाद में देखेंगे उसे। अभी तो गुड्स की चर्चा कर रहे हैं आपके साथ। तो अनिकेत फ्रेंड ये पॉइंट क्लियर है, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं यूज के लिए तो वो एसेट है, आगे बेचने के लिए तो वो भी गुड्स है। यस सर। गुड, आगे चलेंगे अब हम लोग। वेरी गुड अनिकेत, मैं चाहूंगा आपकी इन्वॉल्वमेंट, बड़ा अच्छा लगता है जब आप कोई डाउट पूछते हैं फ्रेंड। वेरी गुड, चलिए आप गुड्स खरीद लिए जी, आपने ट्रेडिंग कंपनी तो खोली थी साहब, उस कंपनी में करोगे क्या है? वो टाइम पास के लिए खोलिए, वहां घर वालों को बेवकूफ बनाने के लिए वहां पे ऑफिस एलईडी लगा रखी है, पूरे दिन बैठ के टीवी देखते हो वहां पे? नहीं नहीं सर, बिजनेस तो करना ही पड़ेगा, बिजनेस के लिए खोलिए। कैसे करोगे बिजनेस सर? सामान खरीद के लाएंगे तभी तो बेचेंगे आगे। तो बिजनेस ने सामान खरीदा 2 लाख रुपए का। अब सर सामान क्या है, अब बता दिया भैया, तुम कुछ भी खरीदा हो उसने आगे बेचने के लिए। मान लो मोहन ने जो ये ट्रेडिंग कंपनी खोली है, मोहन की जो ये ट्रेडिंग कंपनी है ये कोई ग्रोसरी शॉप है, तो ये ग्रोसरी का सामान लाया होगा खरीद करके आगे बेचने के लिए। इसने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोली है ये, तो ये इलेक्ट्रॉनिक का सामान लाया होगा आगे बेचने के लिए, कुछ भी हो सकता है कुछ तो। अब बिजनेस खुद लाया होगा या बिजनेस के बिहाफ पर मालिक लाया होगा?
सर बिजनेस के ब्याह पर ओनर खरीद करके लाया, ओनर ने ये सामान खरीदने के लिए जो 2 लाख रुपए हैं ये दोबारा अपनी पॉकेट से दिए होंगे या फिर जो करंट अकाउंट में वो पहले ही जमा करा चुका है वहां से निकालेंगे, बताइए। यस, जो करंट अकाउंट में से वो पहले ही डिपॉजिट करा चुका है वहां से 2 लाख रुपए जो है वो निकाले होंगे। ठीक है सर, तो ये मोहन गया होगा बिजनेस के बिहार पर, लेकिन मैंने आपको बता दिया मान करके ऐसा चलेंगे कि बिजनेस एक लिविंग पर्सन है, बिजनेस ही गया है गुड्स खरीदने। किससे खरीदे हैं गुड्स सर? मान लो कोई बंदा है मिस्टर एक्स, उससे खरीद करके लाए। तो बिजनेस के साथ क्या हो रहा है ध्यान से देखिएगा। बिजनेस के पास गुड्स आ गए, हाँ सर गुड्स आ गए, कितने रुपए के? 2 लाख रुपए के। क्या बिजनेस ने पैसे दे दिए मिस्टर एक्स को? मुझे बताइए। हाँ सर दे दिए। और बिजनेस ने पेमेंट भी कर डाली, पेड कैश 2 लाख रुपए। मैंने कहा था माय डियर फ्रेंड्स आपसे कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट हैं, हर ट्रांजैक्शन में प्रूव करूंगा। मेरी ये बात इस ट्रांजैक्शन में भी प्रूव हो गई है। सर पहले तो यही बता डालो ये ट्रांजैक्शन कैसे बन गई। देखो ये एक एक्टिविटी है, हाँ सर, और ये बिजनेस पर फाइनेंशियली अफेक्ट डाल रही है। कैसे? 2 लाख का सामान आ रहा है, 2 लाख रुपए जा रहे हैं, तो ये ट्रांजैक्शन बन गई। अब ये ट्रांजैक्शन बन गई तो ये चेक करो कि इसके 2 एस्पेक्ट हैं या नहीं। हाँ सर 2 एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट ये है कि सामान आया, गुड्स आया, एक एस्पेक्ट ये है कि पैसे चले गए। इन्हीं दोनों एस्पेक्ट को तुम्हें रिकॉर्ड करना है। 3 डेबिट में से कोई एक, 3 क्रेडिट में से कोई एक सेलेक्ट करके हो गई तुम्हारी जर्नल एंट्री। हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब जर्नल एंट्री करनी है। देखिए जितना आप लोग मेरे प्रोसेस से चलेंगे उतना आपके लिए आगे तक के लिए फायदा रहेगा, और जितना आप लोग पुरानी बातों को याद करके उनके झंझट में पड़े रहोगे कि हम तो ऐसे पढ़ के आए हैं, ऐसे पढ़ के आए हैं, या हमें तो एंट्रीज ऑलरेडी याद है, वो सब दिक्कत वाली बात है। दिमाग को खाली छोड़ करके यहाँ सुने सिर्फ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एंट्री तुम्हें पहले से आती है, गुड्स परचेज करनी है, तुमने बहुत बार करी है 11th 12th में, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन नए सिरे से सुनेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये यहाँ पर मेरी प्रोसेस अपनाइए आप। मेरी प्रोसेस क्या है सर? डेबिट में से कोई एक छांटने के लिए आपने बताया कि डेबिट में से कोई एक सेलेक्ट करें। सबसे पहला रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या कुछ आ रहा है बिजनेस के पास? फटाफट से बताओ। यस सर, गुड्स आ रहा है। तो पहला ही रूल लग गया, गुड्स आ रहा है तो गुड्स अकाउंट को कर देंगे हम डेबिट। 2 लाख का गुड्स आया हमारे पास, हमने गुड्स अकाउंट को कर दिया डेबिट 2 लाख रुपए से। ठीक है सर, समझ में आ गई बात? क्या मुझे डेबिट द रिसीवर और डेबिट ऑल एक्सपेंस देखने की जरूरत है यहाँ पर? नहीं सर, आपने बताया था पहला लग गया तो बाकी 2 रूल देखने की जरूरत नहीं। अब सेकंड क्रेडिट की बात करते हैं। सबसे पहला रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस के पास कुछ जा रहा है क्या? फटाफट से सर कैश जा रहा है तो हम कैश को कर देंगे जी क्रेडिट। तो एंट्री बन गई हमारे पास, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2 लाख 2 लाख। हाँ सर बिल्कुल। सर इसमें हमने रूल लगाया डेबिट व्हाट कम्स इन वाला। हाँ जी बिल्कुल। और सर इसमें हमने रूल लगाया क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन आपने ये एंट्री पढ़ी होगी, आपको याद होगा यहाँ पर गुड्स की जगह हम परचेज वर्ड लिखा करते थे। हम क्या करते थे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं बताता हूँ आपको, आइए जरा मेरे साथ चल। मैंने आपसे कहा कि अगर डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लग जाए तो बाकी के रूल देखने की जरूरत नहीं। ये बात हमारी 99% केसेस में बहुत अच्छे से काम करती है, लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें ये बात हमारी काम नहीं करती है कि अगर डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लग गया तो डेबिट द रिसीवर और डेबिट ऑल एक्सपेंस देखने की जरूरत नहीं। ये वही केस है जो अभी मैं फिलहाल आपको पढ़ा रहा हूं। अभी इसीलिए पढ़ा दिया कि बाकी फिर 100% क्लियरेंस हो जाएगी आपकी कि ये एक केस ऐसा है जिसमें ये वाली बात नहीं लगेगी। बाकी सब जगह अगर डेबिट व्हाट कम्स इन लग गया तो बाकी रूल देखने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन में आपसे एक सवाल करता हूँ। आप लोगों ने कहा
कि सर ये डेबिट व्हाट कम्स इन है, पैसे आए तो हमने यहाँ पर ये लगा दिया गुड्स अकाउंट डेबिट। मुझे एक बात बताएं जरा, क्या इस ट्रांजैक्शन में ये वाला रूल लग रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यस और नो? क्या ये खर्चा नहीं है बिजनेस के लिए? उसने सामान खरीद लिया, क्या ये खर्चा नहीं है? प्लीज बताएं यस और नो। यस सर। यस, ये खर्चा भी है। यानी यहाँ पर दो रूल में लड़ाई हो रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन गुड्स ये भी लग रहा है और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ये भी रूल लग रहा है, ये खर्चा भी है सामान को खरीदना। तो यहाँ पर फिलहाल माय डियर फ्रेंड ये डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल हार जाता है और खर्चे वाला रूल जो है वो जीत जाता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस वाला रूल हम लगा करके चलते हैं। जहां पर इन दोनों रूल्स में टक्कर हो रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन भी लग रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस भी लग रहा है, वहां पर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस वाला रूल जीत जाएगा, व्हाट कम्स इन वाला हार जाएगा। सर ऐसा क्यों? देखिए, हम रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट वगैरह वगैरह की बातें पढ़ रहे होंगे आपके साथ, वहां पर मैं ये आपको पॉइंट जो है क्लियर करके चलूंगा। अभी हमें इतना ही जानना है कि डेबिट व्हाट कम्स इन और डेबिट ऑल एक्सपेंस में ये एक केस ऐसा है जहां पर लड़ाई हो जाती है और हम डेबिट ऑल एक्सपेंस को जिता देते हैं, परचेज के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। परचेज यानी एज अ एक्सपेंस हमने इसको रिकॉर्ड किया है। परचेज लिखने का मतलब ये होता है कि हमने इसे एक्सपेंस माना है, डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल नहीं लगाया है। ठीक है सर, ऐसी बीच बीच में बहुत सारी छोटी छोटी बातें आती रहेंगी माय डियर फ्रेंड, जिनकी मैं लिंकिंग कराता रहूंगा। मैं बोलूंगा ये चीज हम आगे समझाएंगे। जो पिछला बैच चल रहा है उन बच्चों की तो अभी एक डेफिनेशन ही पेंडिंग है जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन थी। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग वगैरह वगैरह, क्योंकि मैंने उन्हें अभी फाइनल अकाउंट का चैप्टर नहीं कराया। जब फाइनल अकाउंट का चैप्टर हो जाएगा तब वो डेफिनेशन पूरी होगी और तब मैं उन्हें अच्छे से वो डेफिनेशन समझा पाऊंगा। तो कुछ चीजें हम लिंक करके चलते हैं आगे के लिए, जो अभी हम नहीं समझ सकते हैं उन्हें मजबूरी होता है, हम आगे छोड़ करके चलते हैं, जब वो सही समय आए उनका तब समझ करके चलते हैं। इसी बेस पर अगर मैं आपसे पूछूं, गुड्स को खरीदने की एंट्री तो हमने ये कर डाली, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। गुड्स को बेचने की क्या एंट्री हो जाएगी? थर्ड लिखेंगे जरा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4 लाख। आपने गुड्स बेच दिए 4 लाख रुपए में। सर पैसा आ जाएगा हमारे पास? हाँ जी बिल्कुल। अब हमारे से मेरा मतलब है बिजनेस के पास। जो मैं बोल रहा हूं ना हमारे पास पैसा आ जाएगा, इट मींस बिजनेस के पास। कैश अकाउंट डेबिट 4 लाख, इसमें लग गया डेबिट व्हाट कम्स इन। और सर गुड्स जा रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट लग जाएगा, लेकिन ये हमारी कमाई भी है, इनकम भी है, क्रेडिट ऑल इनकम वाला रूल भी लग रहा है। तो यहाँ पर हम क्रेडिट ऑल इनकम वाले रूल को जिता देंगे और सेल्स अकाउंट से एंट्री जो है वो रिकॉर्ड करके चलेंगे। यहाँ पर जो विनर है वो है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये दो ही केस ऐसे हैं, एक परचेज का और एक सेल का। इन केसेस में इन दो रूलों में झगड़ा हो जाता है, डेबिट व्हाट कम्स इन और ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट और इनकम्स। तो यहाँ पर डेबिट ऑल एक्सपेंस और क्रेडिट ऑल इनकम को हम जिता देते हैं। बाकी कहीं पर भी झगड़ा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, सीधे सीधे एक ही रूल लग रहा होगा। बाकी 99% केसेस में हमारी वो बात बिल्कुल ठीक साबित होगी कि डेबिट व्हाट कम्स इन लग गया तो बाकी के दो नहीं लगेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट लग गया तो बाकी के दो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है सर, अब धीरे धीरे हमारी स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही है। हमने एक ट्रांजैक्शन में समय लगाया, बाकी की दो में उससे भी कम समय लगा है। तो मुझे बताएंगे सभी लोग, आज की क्लास में आपको कोई भी इश्यू है? अनिकेत, नमन, निधि, प्लीज बताएं दोस्त। नो सर। ओके, अब फ्रेंड वेरी गुड, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग अच्छे से इन्वॉल्व रहे। अनिकेत, नमन, आपने टाइम पर आंसर दिए, कनेक्टिविटी आपकी बहुत अच्छी थी और डाउट आपने पूछे, इट रियली फील्स गुड जब कोई डाउट पूछता है। मैं यही चाहूंगा आपसे, बिल्कुल इसी तरीके से आगे भी हम जो है मूव करते रहें सिलेबस के अंदर, और बिल्कुल भी समस्या नहीं रहेगी, इस बात की पूरी गारंटी है। ये तो भाई जनरल एंट्रीज है, मैं कह रहा हूँ तुम बड़े बड़े चैप्टर आने दो, उनमें भी बिल्कुल ऐसे ही क्रिस्टल क्लियर चलेगा सब कुछ। तो बिल्कुल चिंता ना करें, पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। आज क्लास लेट शुरू हुई थी
क्योंकि हमें कुछ डिस्कशंस करने थे, लेकिन नेक्स्ट क्लास जो है बिल्कुल ऑन टाइम रहेगी हमारे पास और पूरे अच्छे तरीके से ऐसे ही हम अपने सिलेबस को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। कुछ पूछना है आपको तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज की क्लास में जो है ओवर। बताइए। No, sir, no doubt. ओके जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड आफ्टरनून, सी यू। Thank you, sir. थैंक यू। अभी लॉक किया तो मुझे वॉशरूम 4 बजे तक और रात को खाना और नहीं करता मीटर सब है डेढ़ बजे तक है ना, ठीक है, मैं बात करता हूँ।